बच्चों, आज हम आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में बताएंगे, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उनमें भी परिवर्तन हुआ, जिसके कारण शिक्षा को भी नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता अनुभव की गई। इन आवश्यकताओं में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1948 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता में भाषण देते हुए कहा, इस समिति के जिस तराजू में शिक्षा संबंधी समस्याओं को नापा जाना था वो पुरानी हो चुकी हैं। देश की समस्याओं का एक मापदंड में मापने का काम नहीं किया जा रहा है, या देश की समस्याओं का एक ही मापदंड में मापन नहीं किया जा सकता। यानी नव भारत की इच्छाओं, आवश्यकताओं या दृष्टिकोण को देखते हुए इन्हें नए दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा और इन समस्याओं के समाधान के लिए नए उपाय ढूंढने होंगे। तो तब माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ी। केंद्रीय शिक्षा परामर्श समिति की सिफारिश को मानते हुए 23 सितंबर 1952 ईस्वी में माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री लक्ष्मी स्वामी मुदालियर को बनाया गया। डॉक्टर मुदालियर के अतिरिक्त आयोग में कुल 8 सदस्य थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो मुख्य कार्य क्षेत्र हैं उनमें भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति के सभी पक्षों को जांचकर उनकी रिपोर्ट देना, जो क्षेत्र हैं उनके पुनर्गठन, कुछ क्षेत्र थे जिनका पुनर्गठन करके उनमें सुधार की आवश्यकता थी, जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु तैयार करना, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ इसके संबंध स्थापित करना, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालय के मध्य सह संबंधों को उजागर करना, अन्य दूसरी समस्याएं जिनसे माध्यमिक शिक्षा आयोग को देश की आवश्यकताओं के अनुसार सही और उचित स्वरूप दिया जा सके। इस प्रकार से जो ये कार्य क्षेत्र था, इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपना कार्य आरंभ किया। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में अपने विभिन्न पक्षों की जानकारी को प्राप्त किया और इसके पुनर्निर्माण के लिए अनेक विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं, विद्वानों, शिक्षा शास्त्रियों के पास रिपोर्ट के लिए भेजा गया। आयोग को इसका सकारात्मक जवाब भी मिला। आयोग के सदस्यों ने स्वयं भी निजी तौर पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया और आवश्यकतानुरूप जानकारी जुटाई। इन जानकारियों के आधार पर 29 अगस्त 1953 को आयोग ने 250 पृष्ठों का अपना एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंपी। संपूर्ण रिपोर्ट को 15 भागों में विभाजित किया गया था। अब बात आती है तो थी इसकी नियुक्ति क्यों हुई, नियुक्ति में क्या था। अब इसकी इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, इन्होंने अपनी सिफारिशें क्या प्रस्तुत की। सबसे पहले इन्होंने अपने शिक्षा के स्वरूप पर बात की कि शिक्षा का स्वरूप पर बात करते हुए इन्होंने पहले आयु का निर्धारण किया। आयोग ने सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा में को प्राप्त करने के लिए जो आयु है ये 7 वर्ष की होगी तथा ये 11 वर्ष से आरंभ होकर 17 या 18 वर्ष तक चलेगी। माध्यमिक शिक्षा का विभाजन करते हुए इन्होंने कहा
कि मिडल व जूनियर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इंटर कक्षाएँ, डिग्री कोर्सेज और इसमें मिडल और जूनियर माध्यमिक कक्षाएं और उच्च माध्यमिक कक्षाएं, 2 प्रकार की कक्षाओं को रखा गया। इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त किया गया। इन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा के बाद विश्वविद्यालय को यदि जोड़ दिया जाए तो इंटरमीडिएट कक्षाएं 11वीं कक्षा को माध्यमिक विद्यालयों के साथ जोड़ा जा सकता है। डिग्री कोर्सेज की इन्होंने बात करते हुए कहा कि प्रथम डिग्री 3 वर्ष की होनी चाहिए। पूर्व विश्वविद्यालय की बात करते हुए कहा कि विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण करने के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश करना जो विद्यार्थी चाहते हैं उनके लिए 1 वर्ष की पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। भाषाओं के अध्ययन की बात करते हुए आयोग ने सिफारिश की कि 5 भाषाओं पर विचार किया गया, जिनमें से मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा अगर वो मातृभाषा हिंदी ना हो, संघीय भाषा, साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषाओं में संस्कृत, अरबी, फारसी और यूनानी आदि को चुना गया। अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर थी। शिक्षा का माध्यम के बारे में इन्होंने बताया कि शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाएं ही होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने का सुझाव इन्होंने दिया। मिडिल स्तर पर कम से कम एक दूसरी भाषा इनको और पढ़ाई जाए। हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा जूनियर बेसिक के पश्चात पढ़ाई जानी चाहिए। हिंदी का स्थान निर्धारित करते हुए इन्होंने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य विषय होना चाहिए क्योंकि ये केंद्र की सरकारी भाषा है। अंग्रेजी के स्थान को रखते हुए इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में एक विषय के तौर पर अंग्रेजी भाषा को शामिल किया जाए और माध्यम के तौर पर ये वैकल्पिक भाषा हो सकती है या होनी चाहिए। पाठ्यक्रम पर जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि वर्तमान पाठ्यक्रम में दोष हैं, उनका विस्तार पूर्वक जो वर्णन है उन्होंने किया कि संकीर्ण पाठ्यक्रम है, पुस्तकीय और सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है, परीक्षाओं पर अधिक बल दिया जाता है, विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पाठ्यक्रम असफल है, विषयों की अधिकता है, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा की कमी पाठ्यक्रम में है, अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत करते हुए इन्होंने कहा कि संतुलित व्यक्तित्व का विकास करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, विविधता और लचीलापन लिए हुए पाठ्यक्रम होना चाहिए, खाली समय के उचित प्रयोग वाला पाठ्यक्रम हो, समाज और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए, विषयों में आपसी सह संबंध होना चाहिए, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत पाठ्यक्रम में होना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पुनर्संगठित करने की बात इन्होंने कही। मिडिल स्तर का पाठ्यक्रम, माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम और अनिवार्य विषयों का भी इन्होंने जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया। वैकल्पिक विषयों की बात की, अलग अलग से ग्रुप जिसमें आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस ग्रुप की बात कही कि वो विद्यार्थियों को उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए और माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा बताए गए जो वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में दोष थे उनकी चर्चा भी इन्होंने की कि वर्तमान जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें भाषा की समस्या है, वर्तनी की समस्या है, पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा नहीं है, संतुलित पाठ्यक्रम नहीं है, सीमित पाठ्यक्रम की सीमित पाठ्य पुस्तकें हैं, घटिया कागज़ और छपाई पुस्तकों में होती है। आयोग द्वारा दिए गए जो पाठ्य पुस्तकों संबंधी सुझाव हैं उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाए। समिति इस पूरे कार्य को करेगी। पुस्तकों के विक्रय में जो फंड होगा
उसको स्थापित करना चाहिए और पुस्तक में चित्रकला आदि होनी चाहिए जिससे कि प्रशिक्षण में अधिक सुविधा हो सके। पुस्तकालय स्थापित करने की बात कही और पाठ्य पुस्तक एक ही पाठ्य पुस्तक सुझाई जाए, अलग अलग से पाठ्य पुस्तकें ना हो, इससे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। राजनीतिक और धार्मिक विचारधाराओं से मुक्त पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए और शीघ्र परिवर्तन की प्रवृत्ति को उत्साहित ना करना, यानी जल्दी जल्दी से पाठ्यक्रम ना चेंज किया जाए, ना बदला जाए, इससे पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में कठिनाई आती है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण से संबंधित बात करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवसायीकरण की समस्या पाठ्यक्रम में है। स्वरूप और संगठन का जिक्र करते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम, प्रयोग तथा अन्य उपकरण, व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवा, वित्तीय समस्या और स्थापन समस्या आदि का जिक्र इन्होंने किया कि व्यवसायीकरण की जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक शिक्षा की बात है वो इतनी सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। इसमें उपकरणों की कमी, पाठ्यक्रम की कमी, शिक्षकों की कमी और अन्य प्रकार की जो साधन सामग्री की उपलब्धता है वो नहीं हो पा रही है। शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए आयोग ने सुझाया कि पाठ्यक्रम में विविधीकरण होना चाहिए, बहुउद्देशीय जो विद्यालय हैं उनका स्थापन होना चाहिए, कृषि शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए, यानी जो कृषि शिक्षा है वो लागू होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी शिक्षा यानी टेक्निकल जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए, केंद्रीय प्रौद्योगिक जो संस्थाएं हैं वो स्थापित की जानी चाहिए, औद्योगिक शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए और जिसमें सरकार को भी सहायता यानी ग्रांट टू एड भी होनी चाहिए। तो अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद का संगठन, इस प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण का महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा में व्यवसाय से संबंधित होगा तो इससे रोजगार में आसानी होगी, आर्थिक विकास होगा, आत्मनिर्भरता मिलेगी, उद्देश्यपूर्ण होगा, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा और परिश्रम का सम्मान होगा ताकि विद्यार्थी कुछ अपने हाथ से करके भी कुछ सीख सकें और अपनी जो आने वाला जीवन है उसको सही ढंग से चला सकें। गतिशील शिक्षण विधियों के संबंध में इन्होंने अपनी सिफारिश प्रस्तुत करते हुए कहा कि उचित दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाए, कार्य के प्रति सच्ची भावना हो और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक स्थिति से ज्ञान प्रदान किया जाए, स्पष्ट सोच के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो, आत्म पर्याप्त से ज्ञान की प्राप्ति, प्रयोग और प्रदर्शन और विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार ही उसे पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए और उस आवश्यकता के अनुसार समय और परिस्थिति के अनुसार ही विद्यार्थी को कक्ष में प्रवेश देना चाहिए, तभी वो सही अच्छा अपने जीवन यापन कर सकता है। परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली का जिक्र करते हुए आयोग ने अपनी जो समस्याएं हैं, जो अपने सुझाव हैं वो प्रस्तुत किए कि बाह्य परीक्षाओं की संख्या जो है वो कम कर देनी चाहिए, प्रश्न पत्र निर्माण, वार्षिक मूल्यांकन, संकेतात्मक अंकन प्रणाली और विद्यार्थियों के लिए विद्यालय रिकॉर्ड और पुनः परीक्षा, एक सार्वजनिक परीक्षा, इस प्रकार से परीक्षाएं विद्यार्थी से ली जाएं तभी सही मूल्यांकन हो पाएगा। शिक्षण स्टाफ से संबंधित जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों का चयन और नियुक्ति प्रॉपर और सही तरीके से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, वेतन में भत्ते शिक्षकों के जो मानदेय है वो सही होना चाहिए ताकि जो अच्छे और जो स्कॉलर या इंटेलिजेंट जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इस व्यवसाय को अपना सकें। शिक्षकों की योग्यता देखकर ही उनकी नियुक्ति करनी चाहिए और इसके बीच एक मध्यस्थ बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो और
शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री या जो एमएड है उसको पढ़ाए जाने की बात भी इन्होंने कही। धार्मिक शिक्षा से संबंध में बात करते हुए आयोग सुझाव देता है कि धार्मिक शिक्षा को वैकल्पिक शिक्षा बनाया जा सकता है। समय सारणी का अंग धार्मिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। माता पिता की सहमति से ही धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जा सकती है। इसके लिए जो पाठ्यक्रम का निर्धारित समय है वो समय नहीं, बल्कि जो धार्मिक शिक्षा विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से समय निर्धारित करना चाहिए। शारीरिक शिक्षा और छात्र कल्याण की बात करते हुए आयोग ने सिफारिश दी है कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का निर्माण हो, स्वास्थ्य निरीक्षण और चिकित्सा समिति हो, समय समय पर विद्यार्थियों का जो स्वास्थ्य की चिकित्सीय जांच होनी चाहिए, पौष्टिक और संतुलित आहार की जानकारी दी जानी चाहिए और विद्यार्थियों को शारीरिक क्रियाएं करवानी चाहिए। इसके लिए शारीरिक क्रियाओं से भी विद्यार्थी के जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होगा। प्रशासन का जिक्र करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति सही तरीके से होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा निदेशक समिति का निर्माण होना चाहिए और एक तालमेल समिति हो, केंद्रीय शिक्षा परामर्श परिषद का निर्माण हो, ताकि सही ढंग से और सुचारू रूप से सारे कार्य को चलाया जा सके। निगरानी और निरीक्षण का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि निरीक्षक की जो सही भूमिका है वो होनी चाहिए, निरीक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो निरीक्षक हैं वो हर कार्य को देखें, जो ऑब्जर्व करें, जो समय समय पर उनकी इंस्पेक्शन करें। योग्य व्यक्तियों का एक ग्रुप इसमें शामिल होना चाहिए। विशेष निरीक्षक का भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो सभी निरीक्षकों की जो रिपोर्ट है उसको एक विशेष निरीक्षक को सौंपी जानी चाहिए। चरित्र निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षक का दायित्व बनता है। व्यक्तिगत संबंधित होना चाहिए। विद्यालय में शिविर आदि लगाए जाने चाहिए। नैतिक शिक्षा को लागू करना चाहिए। कार्य दिवस और अवकाश की बात करते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि अवकाश 2 महीने का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1 वर्ष में 2 बार 10 से 15 दिन के अवकाश तथा अन्य सरकारी अवकाश भी होने चाहिए। वित्तीय व्यवस्था सही होनी चाहिए और औद्योगिक जो शिक्षा है वो होनी चाहिए और राष्ट्रीय उद्योगों से आय और व्यय यानी जितना भी कर से जो सुझाव दिया कि जितना भी टैक्स से जितना भी आमदन होती है उसको शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, चाहे वो रेल संचार से है, चाहे वो डाक से है, चाहे तार से है। वित्तीय सहायता भी गवर्नमेंट को प्रदान करनी चाहिए। ये थे बच्चों जो मुदालियर शिक्षा आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। अब हम आज के लिए इतना ही। मुदालियर शिक्षा आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में जो सिफारिशें दी गई, जो वर्तमान उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें दोषों को उजागर किया गया और उन दोषों को निवारण करने की बात कही गई। इसके मूल्यांकन, दोष और इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।